नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। 20 मई को पूरा देश में चक्का जाम रहेगा मजदूरों के मांग को लेकर। मुख्य मामला है 4 श्रमिक कानून जो नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए हैं, उसका जन विरोधी चरित्र होना। मेरे साथ हैं बिहार बैंक फेडरेशन के प्रेसिडेंट बी प्रसाद। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये 4 श्रम कानून क्या है और इसका विरोध कर लोग क्यों कर रहे हैं, ये खुद क्यों कर रहे हैं, मजदूर विरोध क्यों कर रहा है। सर्वभूमि बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, ये जो 4 श्रम कानून बनाया गया है, क्या है ये श्रम कानून? थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं इस चीज़ को समझ सकें। ये जो भारतवर्ष में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी कुछ श्रम कानून बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश रेजिम में बनाया गया था। जैसे इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। ये आपका पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, यह भी अंग्रेजों को बनाया गया था। और इस कानून के पीछे मतलब यह था कि उस कानून के पहले श्रमिक आते थे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही सब था, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करते थे। 2 महीना 3 महीना काम किए और उसके बाद मालिक पैसा नहीं देता था, बहुत से मालिक, और वह काम छोड़ करके चला जाता था। मेट सिस्टम था, लोग अपने अपने गांव से, देहात से श्रमिकों को लाते थे, श्रमिकों का जत्था आता था और एक मेट हुआ करता था उनको नियंत्रित करने के लिए, जिसको कुछ पैसा अधिक मिलता था। और एक जो इस्टेब्लिशमेंट था, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, साथ में ही लग करके एक दूसरा भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था बहुत जगहों पर। अब होता था क्या कि आज जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट जब बनाया गया 1936 में, उसमें कानून बनाया गया कि जो 30 दिन काम करेगा तो अगले 7 दिनों तक मालिकों को की यह जवाबदेही होगी कि उसको उसका जो वेतन है उसका भुगतान करे। अगर 7 दिनों तक उस वेतन का भुगतान वो नहीं कर पाता है तो वह उसके ऊपर में कानूनी रूप से 6 महीने की कैद का प्रावधान है। अब इसके द्वारा ये जो 6 महीने का कैद था, इसके द्वारा ये मजदूरों में भी एक विश्वास आया कि हम काम करेंगे तो हमको 7 दिन के अंदर में पैसा मिलना है। और बहुत से मालिक जिनके पास मजदूर मिलते नहीं थे, उनको भी यह आया कि नहीं, हम पैसा देंगे, भाई प्रावधान आ गया है, अब मजदूर भी मिलेंगे। तो इंडस्ट्री के लिए के हक में भी था और मजदूरों के हक में भी था। पेमेंट ऑफ ये कब आया था कानून? 1936। और इसी के साथ ही साथ बना कि एक इंडस्ट्री का वर्कर, एक कोई मेट है, और दूसरे इंडस्ट्री के मेट से जाकर के मिलता है और मिलने के बाद में उसको कुछ प्रलोभन देता है कि भाई चलो तुम हमारे ही मालिक के यहाँ चलो, कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा। और कुछ ज़्यादा पैसा के लालच में एक समय आता था कि वो पूरा मिल का वर्कर मेड सहित उठ करके उसमें चला आया और वह मिल बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया। इसी के बैकग्राउंड में बना ट्रेस्पासर विल बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड, अनाधिकार प्रवेश दंडनीय है। और लिखा रहता था इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर में कि अनाधिकार प्रवेश दंडनीय है। तो यह जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट था, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कानून था। फिर 1948 में मिनिमम वेजेज एक्ट बना, जिसके द्वारा हर साल हर 6 महीने पर केंद्र सरकार श्रमिकों के वेतन में संशोधन करती है कि भाई ये इसको इतना वेतन देना है, उतना वेतन देना है, मिनिमम इतना देना है, तो इसका भी प्रावधान है। अब क्या हुआ है कि और इसके साथ ही साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम बना 1947 में, अप्रैल 1947 में इसको पास किया गया और यह आज़ादी के पहले का कानून था। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। अब जैसे क्या प्रावधान है कि कोई भी वर्कर को आप जबरन हटा नहीं सकते हैं। सेक्शन 33 है उसमें लगा हुआ कि भाई स्टेटस को मेंटेन करना है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनको वर्कमैन की श्रेणी में लाया गया है। वर्कमैन की श्रेणी में लाने का मतलब क्या है, अब बहुत से लोग इस्टेब्लिशमेंट में लेते थे कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है या कोई लिखित अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन यह जो वर्कमैन की परिभाषा है सेक्शन 2S में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, वह कह रहा है कि इंगेजमेंट फॉर हायर एंड रिवार्ड द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट
मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब हुआ अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना, इम्प्लाइड का मतलब है कि उससे आपने काम लिया, वेजेज दिया, या इम्प्लाइड है, तो वह वर्कमैन की श्रेणी में आया। और चाहे उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो या नहीं हो, इट हार्डली मैटर्स। तो यह जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है सेक्शन 2A, ये श्रमिकों में कोई विभेद नहीं करता। परमानेंट वर्कमैन, टेम्पोररी वर्कमैन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन, पार्ट टाइम वर्कमैन, कैजुअल वर्कमैन, सबका स्टेटस वर्कमैन में ही दिया गया है। ये नया जो कोड बन रहा है उसमें इसका प्रावधान नहीं है। ये जो नया कोड बना है, बनाने वाले हैं, लागू करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है। अब जैसे इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, उसमें क्या प्रावधान था कि 7 मेंबर बन करके, 7 वर्कमैन मिल करके किसी यूनियन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो छोटे छोटे लोग भी 7 व्यक्ति इकट्ठा होकर के एक श्रमिक संघ का निबंधन हो सकता है, श्रमिक संघ अधिनियम 1926 के प्रावधानों के तहत। अभी नए में इसको लाया गया है कि 10% मेंबरशिप और 100 कम से कम वो होना चाहिए एप्लीकेंट, तभी उसका निबंधन होगा। अब छोटे छोटे संस्थाओं में या बड़ी संस्थाओं में भी अगर कोई यूनियन बनाना चाहते हैं पुराने प्रावधानों के तहत, यह लागू नहीं होगा। अभी यह जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके द्वारा ये रिटेंचमेंट की परिभाषा, डिसमिसल की परिभाषा, ये तमाम बातों का विस्तृत रूप से प्रावधान किया गया है। और कंसिलिएशन का प्रावधान है। तो यह जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग का प्रावधान है कि कंसिलिएशन ऑफिसर्स हैं, वो केंद्र सरकार में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, राज्य सरकारों में लेबर सुप्रिटेंडेंट हैं, जो कंसिलिएशन ऑफिसर हैं। इनके पास कोई विवाद आता है तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए वो लगातार मीटिंग करते हैं, इंटरवेन करते हैं, और बहुत सारे विवादों का निपटारा भी हो जाता है कंसिलिएशन के रास्ते से। मैंने देखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे विवादों का निपटारा कंसिलिएशन का स्टेज में ही हो जाता है। इसमें भी तब्दीली लाई गई है। और अगर यह कंसिलिएशन में सेटल नहीं हुआ, तब क्या होता था कि न्याय निर्णय के लिए एफओसी, फेल्यूर ऑफ कंसिलिएशन रिपोर्ट जाता था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको एग्जामिन करके अगर मेरिट रहा तो उसको ट्रिब्यूनल के पास, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास में उसको भेजा जाता है। अभी यह जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुआ करते हैं। उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्वालिफिकेशन है, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार में वो मिनिमम डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, और केंद्र सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी 3 साल तक अगर रहे हैं तो वह प्रावधान था। अभी कुछ चेंजेज लाया गया है। इस चेंजेज के द्वारा हाई कोर्ट के जजेज को भी उसमें रखा गया। पहले भी था, हाई कोर्ट के जजेज का प्रावधान पहले भी था, डिस्ट्रिक्ट जज का पहले भी प्रावधान था, लेकिन अभी 3 साल की अवधि होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज, वो मिलते नहीं हैं। 3 साल डिस्ट्रिक्ट जज, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, अंत में वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। और हाई कोर्ट के जजेज भी आते हैं, बहुत जगहों पर नहीं जाना चाहते हैं। यह कारण है कि केंद्रीय सरकार का जो औद्योगिक अधिकरण, न्यायाधिकरण है, उसमें 2-2, 3-3 साल से जजेज नहीं हो, खाली पड़ा हुआ है, और श्रमिक के समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि जजेज नहीं है। अभी जैसे CGIT नंबर 1 धनबाद, CGIT नंबर 2 धनबाद, CGIT नंबर 1 में वहां पर करीब करीब 3 बरस से कोई जज नहीं है, और वर्कर का किसे जाता है, रेफरेंस होता है, जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई न्याय निर्णय नहीं हो रहा है। अभी एक डिप्टेशन में दिया गया है, एक एक जज के पास 4-4, 5-5 कोर्ट का डिप्टेशन में चल रहा है। वो डिप्टेशन में रूटीन नेचर का काम करते हैं, एडजुडिकेशन का काम वो करते नहीं। और नया जो श्रमिक कोड है उस नए श्रमिक कोड में प्रावधान किया गया है कि एक मेंबर होगा, एक मेंबर जुडिशियल और एक मेंबर एग्जीक्यूटिव से होंगे। अब अभी तक जुडिशियरी के लोगों का ही न्याय निर्णय करने में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का प्रावधान है, और इसमें एग्जीक्यूटिव का प्रावधान नहीं है। यह भी ट्रिब्यूनल के पावर एंड फंक्शन को डायलूट किया गया है। इस तरह से बहुत सारे प्रावधान हैं जो वर्कर के पक्ष में नहीं है। और जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, 3 प्रक्रिया होती है, और यह जो श्रम जो है, यह लेबर
यह लेबर कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती संविधान के समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में कानून बनाने के पहले ये बृहद पैमाने पर या जो श्रम कानून है, इसके लिए जो श्रम कानून या कोई भी कानून बनाने की प्रक्रिया है, 3 स्टेज से उससे गुजरना पड़ता है। एक है कि कोई पब्लिक डिमांड हो उसके लिए कि ये कानून बनना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, और उसके बाद लेजिस्लेशन होता है। तो ये जो ट्रेड यूनियंस का कोई सेमिनार नहीं हुआ, ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधियों को कभी बुलाया भी नहीं गया कि भाई एक कानून की आवश्यकता है, और वो प्रतिनिधि कोई सेमिनार के द्वारा पारित करते कि हाँ ऐसा ऐसा कानून बनाने की प्रावधान है। पहले भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 1970 में 71 में अमेंडमेंट हुआ, उसके पहले नेशनल लेबर कमीशन बैठा, नेशनल लेबर कमीशन ने बहुत लोगों का राय लिया है, और यह जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें कतिपय संशोधन किए गए। सेक्शन 2A बनाया गया, 33A बनाया गया, वो आपका 7A बनाया गया, 11A बनाया गया। यह जो 11A बनाया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के सहमति के साथ ही बना है वो, और उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो सेक्शन 11 जोड़ा गया, यह बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, बहुत बड़ा ये लैंडमार्क था ये वर्कर के पक्ष में, जिसमें ट्रिब्यूनल को पावर दिया गया कि वह पनिशमेंट को रीअप्रेज कर सकते हैं, यानी पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, जो किसी भी अदालत को पुनर्मूल्यांकन करने का पावर नहीं है। और इसी के तहत यह जो ट्रिब्यूनल था वो डोमेस्टिक इंक्वायरी के फेयरनेस एंड प्रोपराइटी को भी एडजज करने का पावर था, और वह अगर होल्ड किया कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग अनफेयर और इम्प्रॉपर है तो फिर से वो उसको चार्जेज को प्रूव करने का मौका दिया जाता था। तो इस तरह से, और अगर इंक्वायरी फेयर भी हो गया कि वो फेयर है, तब ट्रिब्यूनल को पावर दिया गया कि उसका जो है रीअप्रेजल करना, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कि जो पनिशमेंट दिया गया है वो बहुत ज़्यादा हार्श है कि नहीं है। तो ये सब प्रावधान उसमें थे। ये नए जो कानून आ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, उसमें कतिपय प्रावधानों में अमेंडमेंट लाया गया है जिससे वर्कर को नुकसान होगा। हमारा अभी भी राय है। मेरा एक सवाल रहेगा, आप लॉयर भी हैं, काफ़ी चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। ये जो एक कानून बनाया गया था जो लंबे प्रक्रिया के दरमियान बना था, जिसकी चर्चा आपने किया है अभी, इतने सुंदर कानून होने के बाद भी नरेंद्र मोदी को क्या सुझा कि उन्होंने 4 कानून बनाया है? यह जो चारों संविदा बनाया गया है, 44 श्रम कानूनों को एकत्रित करके 4 कोड बनाया गया है, यह बड़े बड़े पूंजीपतियों को फेवर करने के लिए, उनको रियायत देने के लिए यह कानून बनाया गया है। यह श्रमिकों के पक्ष में नहीं है, और ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हमारे देश के हैं, कॉरपोरेट सेक्टर हैं, उनके इंटरेस्ट में यह कानून बनाया गया है। अच्छा, 4 कानून क्या है, बताएंगे थोड़ा संक्षेप में इसको? ये है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, वेज कोड है, पब्लिक सेफ्टी कोड है, एक और है हमको याद नहीं आ रहा है। ये 4 कोड हैं, और कई कानूनों को इकट्ठा करके बनाया गया है। और वो जो कानून बने थे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ऐसे वो कानून नहीं बने हैं। पब्लिक ओपिनियन भी था, लेबर का डिमांड भी था, और डिमांड के साथ ही साथ वह कानून बना था। लेकिन इस सारी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करके ये बनाया गया है। आप कहना चाह रहे हैं कि 44 कानून जो बने थे वो एक लंबी प्रक्रिया में बहस मुहावसा के बाद बनाया गया था, और ये जो 4 कानून नरेंद्र मोदी बनाए हैं इसमें किसी का ओपिनियन नहीं लिया गया, किसी की बातचीत नहीं की गई, और अपना मन इस बना दिया गया इन्होंने। इसमें मजदूर, ये जो 4 श्रम कानून बनाए हैं नरेंद्र मोदी, तो ये किस तरह से मजदूर विरोधी है? ये मजदूर विरोधी, अब तो डिटेल में हम जा रहे। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसमें फाउंडेशन में ही अपना राय दिया था कि टू प्रोटेक्ट द वीक अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ द स्ट्रांग। यह कानून जो बनाया जा रहा है, ये वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। और इसमें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इसमें जो फाइट है, एक गोलियत और डेविड के बीच का फाइट है। इसमें जो फाइट है स्टॉर्म और एक बर्निंग लैंप के बीच का फाइट है। इस तरह से ये हैव्स हैव नॉट्स का फाइट है। तो यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण से यह एक खास पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिलॉसफी के साथ को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों में तब्दीली लाया गया है। एक चीज़ ये हमको, आप जब कानून बनाया गया है, नरेंद्र मोदी ने बनाया 4 कानून को, 44 कानून को डाइल्यूट करके,
तो हाँ, 4 श्रम कोड। तो इसको चुनौती कोर्ट में क्यों नहीं दे सकते हैं, और कोर्ट में देने के बजाय सड़क पर क्यों? ये कोर्ट में जाने में बड़ी लंबी प्रक्रिया है, और अभी जो है ये बहुत सारे जो केस हैं 20-20 वर्ष तक, वर्कर का केस हाई कोर्ट में, एक का केस डिसमिसल का केस 20-20 वर्ष से पड़ा हुआ है, वो सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे जो भी कारण हो। ये ट्रिब्यूनल्स में भी उसमें प्रावधान है कि 3 महीना में फैसला देना है, 3 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं देना है, लेकिन इसका भी वायलेशन किया जा रहा है और 3 महीना में फैसला होता नहीं है। तो ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इस प्रक्रिया पर चल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये जनता के बीच जाने करके एक का फैसला लिया है का इसका विरोध करेंगे, और सरकार का खिलाफ में ये जो कानून जो श्रमिक कोड है इसके खिलाफ में भारत का श्रमिक वर्ग तैयार है लड़ने के लिए, और हम काफी संघर्ष करेंगे इसके लिए। पहले भी हड़ताल हमने किया था इसके खिलाफ में, और अभी फिर हड़ताल है 20 मई को, और फिर हड़ताल अगर करेंगे अगर सरकार ने इन कानूनों में तब्दीली नहीं ला, वापस नहीं लिया। ये चारों श्रमिक कोड को वापस करने का हमारा डिमांड है। अच्छा, एक चीज और दिख रहा है, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, वे लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाने से परहेज किए। आप लोग भी कोर्ट जाने से परहेज कर रहे हैं। अन्य जितनी भी संस्थाएं जो संघर्ष कर रहे हैं, छात्र मूवमेंट कर रहे हो या कोई मूवमेंट महिला मूवमेंट कर रही है, ये तमाम लोग कोर्ट जाने से परहेज कर रहे हैं। तो क्या कोर्ट की विश्वसनीयता लगभग शून्य हो चुकी है? नहीं, ये हमारा विश्वास आंदोलन में है। आंदोलन करके ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और आंदोलन के द्वारा इमीडिएट रिजल्ट मिलने की संभावना है, लेकिन कोर्ट कचहरी से इमीडिएट रिजल्ट मिलने की संभावना नहीं के बराबर। बिल्कुल। तब मुझे एक चीज बताइए, आप, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, एक बार फिर से बता दीजिए आप, 20 तारीख को जो आप सड़क पर उतर रहे हैं सारे मजदूरों के साथ पूरे भारतवर्ष में जो कर रहे हैं, तो उसकी मुख्य मांगे क्या होगी? हमारी मुख्य मांगे 17 पॉइंट डिमांड है। ये 17 पॉइंट डिमांड में श्रमिक कोड है, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी है, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कैजुअल वर्कर को रेगुलराइज करने की मांग है, और मजदूर को जो रखते हैं मिनिमम उसको 26,000 रुपया महीना वेतन मिलना चाहिए, डिमांड है। उसके बाद 9,000 रुपया न्यूनतम पेंशन मिलना चाहिए, पब्लिक इंटरप्राइजेज के प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगाई जाए, सारी मांगे हमारी हैं। और 17 मांगे जो हैं ये सभी जनता के पक्ष की मांगे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और आप खुद आप लॉयर हैं तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतरी से समझ पा रहे हैं और लोगों को बता सकते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ये बहुत ही मतलब आंदोलन है, न्याय पर जो कोर्ट है डिले होने की वजह से आम जनता का विश्वास न्यायालय पर कहीं न कहीं घट रहा है। इस चीज़ को आंदोलन जो बढ़ रहा है पूरे भारत में, इस चीज़ को स्पष्ट दिखाता है। किसान मूवमेंट में भी देखा गया था कि जी बताइए। अभी देखिए हमारा अनुभव है, ये जो वर्कर्स के मामले हैं डिसमिसल का, छटनी का, हम लोग जाते हैं, अगर ट्रिब्यूनल ने फैसला वर्कर के पक्ष में दे दिया तो मैनेजमेंट वो चला जाता है हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट। तो वर्कर के पास इतना क्षमता भी नहीं, आर्थिक क्षमता भी नहीं है कि वो इतना देर तक लड़ सके, और लड़ते लड़ते मुकदमा लड़ते लड़ते 25 से 30 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है, और उसकी आयु भी 60 से पार कर जाती है। तो अभी जो भारतवर्ष में ये हजारों अवार्ड्स ये पास करके ट्रिब्यूनल के द्वारा, और वह पड़ा हुआ है कोर्ट में कहीं न कहीं पर, और यह स्पिरिट नहीं था। यह जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें अपील करने का प्रावधान नहीं है, वो रिट फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 226, 227 में, लेकिन अधिकांश मैनेजमेंट वो इसको रिट फाइल करता है। वर्कर के पास क्षमता नहीं है कि भाई वो कहाँ पर जाए, और मामले हजारों जजमेंट पड़े हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए। बिल्कुल, बहुत ही सही बात बताया इन्होंने कि मतलब एक मजदूर जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है, वह एक कंपनी के खिलाफ कैसे लड़ सकती है, कितना तक लड़ सकती है, जबकि कोर्ट की स्थिति ये है। यही वजह है कि लोग सड़क पर उतर रहे हैं और सड़क पर आने का लिए मजबूर है। मैं याद दिला दूँ आपको कि पिछले दिनों जो किसान मूवमेंट हुआ था, 1 साल चला था, उसमें भी कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका किसान विरोधी रहा था, और यही कारण है कि किसानों ने भी कोर्ट जाने से साफ परहेज किया और पूरे मामले को सड़कों पर लड़ते हुए आंदोलन को जीता। भले ही उसमें 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, लेकिन अंततः जीत किसानों की हुई।
यही कारण है कि आंदोलन पर ही लोगों का भरोसा है, विश्वास है और उस पर ही सारा दारोमदार है। नमस्कार, जो मेरे साथ हैं वो लॉयर भी हैं। अगर श्रमिक मामले पर किसी भी तरह का अगर मुकदमा हो, अगर ये मामले हो, तो ये उसको देखते हैं। और इसके साथ ही हम विदा लेते हैं आपसे, अपने गेस्ट को भी अलविदा कहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को देखें, समझें, महसूस करें और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। नमस्कार।